वेलकम टू द मेड स्टडी इजी। आज हम बात करेंगे अबाउट रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रूमेटिक फीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है किसकी वजह से होता है, ये होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकस पता है ये आपको ग्राम पॉजिटिव कोका है। ओके, तो देखते हैं। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, पोस्ट मतलब बाद में, स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन होने के बाद में रूमेटिक फीवर के साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं। हाँ, देखो स्ट्रेप्टोकोकस को अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ हीमोलाइसिस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है, अल्फ़ा स्ट्रेप्टोकोकस, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस और गैमा। ओके, तो अल्फ़ा हीमोलाइसिस कौन दिखाता है, ये दिखाता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और जो बीटा हीमोलाइसिस है, तो बीटा हीमोलाइसिस को और आगे फर्दर डिवाइड किया है ग्रुप ए टू ग्रुप वी, मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप सी एंड सो ऑन अप टू ग्रुप वी स्ट्रेप्टोकोकस तक। तो ये जो डिवीजन है ग्रुप फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप वी, ये कौन से बेसिस पे किया है, ये कार्बोहाइड्रेट सी के बेसिस पे किया है और इस डिवीजन को बोलते हैं लैंसफील्ड डिवीजन। तो ये जो रूमेटिक फीवर है, जो रूमेटिक फीवर है ये किसकी वजह से हुआ है, ये होता है बीटा हीमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए इन्फेक्शन की वजह से। ओके, बीटा हीमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस और ग्रुप ए की वजह से रूमेटिक फीवर कॉज होता है। ओके, तो देखते हैं किसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो, आपको बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया। अब देखो, जैसे ही आपको इन्फेक्शन हो गया, ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, मोस्टली ये सोर थ्रोट कराता है। ओके, कॉजेस सोर थ्रोट हो गया आपको, मतलब बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया। तो उसके अपोजिट में, मतलब उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स आएगा। क्या क्या बॉडी का रिस्पॉन्स है, अगर कोई भी एंटीजन या फिर इन्फेक्शन आता है तो अपनी एंटीबॉडीज़ बढ़ जाती है, एंटीबॉडीज़ बढ़ जाएंगी टू टैकल दी बीटा हेमोलिटिकस इन्फेक्शन। ओके, अब एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होने की वजह से ये बीटा हेमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को डैमेज कर देगा, मतलब इनको ख़त्म कर देगा। लेकिन उसी के साथ अपनी ये जो एंटीबॉडीज़ जो बड़ी है, जो बन गई और जिनका अमाउंट बढ़ गया, ये एंटीबॉडीज़ बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस को तो अटैक करेगी ही, लेकिन इसी के साथ ये अपने बॉडी के अदर सिस्टम्स को भी डैमेज करेगा। अदर सिस्टम्स कौन से आते हैं, जैसे जॉइंट्स को डैमेज कर देगा, स्किन को डैमेज कर देगा, हार्ट के मतलब हार्ट लेयर्स को भी डैमेज कर देगा। कार्डियक लेयर्स आपको पता है 3 लेयर्स रहते हैं, एक रहता है एक रहता है एंडोकार्डियम, एक रहता है मायोकार्डियम और एक रहता है पेरिकार्डियम। तो तीनों लेयर्स को डैमेज कर देगा। तो ये क्यों डैमेज करता है, नॉर्मली एंटीबॉडीज़ तो इन्फेक्शन को डैमेज करती है, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन को डैमेज करने के साथ साथ अपने सिस्टम को भी, अपने बॉडी के खुद के सिस्टम को भी डैमेज कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, इसका रीज़न है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ओके, तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री के बारे में आप बात करते हैं थोड़ा सा, तो समझ गए। मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से ही जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन को तो ख़त्म कर रही है, लेकिन खुद के बॉडी के सिस्टम को जो नॉर्मल है उनको भी डैमेज कर रहा है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या रहती है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री मतलब मिमिक्री का मतलब है मिमिक कर रहा, ये मिमिक करती है। ओके, और मॉलिक्यूलर मतलब एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब देखो जो स्ट्रेप्टोकोकस का एम स्ट्रेन है, मतलब देखो स्ट्रेप्टोकोकस, एक मिनट को दिखा दूँ। देखो अब देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस का एम स्ट्रेन, ये देखो, ये जो एम प्रोटीन है स्ट्रेप्टोकोकस का, ओके, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन से। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस का एम प्रोटीन, ये जो एम प्रोटीन था स्ट्रेप्टोकोकस का, वो और अपने बॉडी की मायोसिन, एक्टिन, लैमिनिन, केराटिन, विमेंटिन, इन सबको मिमिक करता है। मतलब ये दोनों इक्वल, मतलब अपने एंटीबॉडी जो बन गई है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये एम स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस का या फिर ये अपने खुद के बॉडी के मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से क्या होता है, ये एंटीबॉडी इस इन्फेक्शन के स्ट्रेन को तो मार देती है, लेकिन उसी के साथ अपने बॉडी को भी, अपने बॉडी के मॉलिक्यूल्स को भी डैमेज कर देती है, जिससे अपने बॉडी के अदर सिस्टम्स को डैमेज हो जाता है। ओके, और उसका रीज़न क्या है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ओके, अब इसका मतलब रिस्क फैक्टर्स है, फिर एपिडेमियोलॉजी क्या हो सकती है कि बार बार रूमेटिक फीवर क्यों होता है। अब बार बार रूमेटिक फीवर क्यों होगा, क्योंकि अगर बार बार बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होगा, अगर बार बार बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होगा तो बार बार एंटीबॉडीज़ बढ़ेगी, और अगर बार बार एंटीबॉडीज़ बनेगी तो वो इन्फेक्शन को तो मारेगी ही मारेगी, लेकिन उसी के साथ अपने अदर सिस्टम्स को भी डैमेज करेगी। ओके, अब ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है, क्यों बार बार होता है, अगर इम्यूनो सप्रेसेंट रहा, अगर आपकी इम्यूनिटी ही कम रही, ओके, अगर आपकी इम्यूनिटी कम रही तो इन्फेक्शन, तो ये तो ऑब्वियस है कि इन्फेक्शंस बार बार आएंगे। ओके, आपको
एक टेस्ट रहती है, इस टेस्ट का नाम है एएसओ ब्लड टेस्ट। तो एएसओ मतलब एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट। अगर ये बॉडी में बढ़ गई एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, इसका अगर टाइटर बॉडी में मतलब सॉरी ब्लड में अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है आपको इन्फेक्शन हो गया है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का। ये एक मतलब साइन है कि अगर एएसओ बढ़ गया तो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का आपको इन्फेक्शन हो गया। ये मतलब डायग्नोसिस के काम आता है। ओके, यह भी देख लिया, मॉलिकुलर मिमिक्री देख ली, क्यों होता है एंटीबॉडी, क्यों अपने ही सिस्टम को क्यों डैमेज करती है, क्योंकि एमस्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस का और ये जो मायोसिन एक्टिन लैमिनिन ये जो अदर मॉलिक्यूल्स है ये बिल्कुल सेम है, एंटीबॉडी इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, जो सेल वॉल है, सेल वॉल पॉलीसैकेराइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। सपोज ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ये एक ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए। ये स्ट्रेप्टोकोकस है। ओके, और इसकी जो सेल वॉल है, सपोज ये सेल वॉल है, इसका जो पॉलीसैकेराइड, इस सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड रहेगा। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है, ओके, तो एंटीबॉडी अपने अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगी। तो एंटीबॉडी इस पॉलीसैकेराइड सेल वॉल के पॉलीसैकेराइड को डैमेज कर देगी। ओके, लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड है ये सेम टू सेम अपने कार्डियक वॉल्स के तरह दिखता है। तो फिर एंटीबॉडी कंफ्यूज हो जाएंगी कि ये पॉलीसैकेराइड बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के सेल वॉल का है या फिर अपने कार्डियक वॉल्स का है। तो इसलिए एंटीबॉडी दोनों को डैमेज कर देगा। ओके, तो एक एग्जांपल है सेल वॉल ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस और इक्वल टू का साइन है, और कार्डियक वॉल्स मतलब कार्डियक वॉल्स और पॉलीसैकेराइड सेल वॉल ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, मतलब मॉलिकुलर मिमिक्री दिखाते हैं। इसकी वजह से एंटीबॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। दूसरा एग्जांपल है मेम्ब्रेन एंटीजन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ए। तो स्ट्रेप्टोकोकस ए, सपोज ये वापस से एक ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, समझने के लिए, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, इसका एक सपोज ये मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक एंटीजन है। तो ये जो मेम्ब्रेन एंटीजन है, ये मेम्ब्रेन एंटीजन और सार्कोलेमा ऑफ स्मूथ मसल और जो स्मूथ मसल का सार्कोलेमा, ये दोनों सेम टू सेम है। सपोज ये मेम्ब्रेन एंटीजन है, ये मेम्ब्रेन एंटीजन और सार्कोलेमा ऑफ स्मूथ मसल ये दोनों मॉलिकुलर मिमिक्री दिखाते हैं, मतलब सरीके है। एंटीबॉडी इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती और इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, तो एंटीबॉडीज दोनों को डैमेज कर देती है। ओके, तीसरा एग्जांपल है हाइलोनेरेट कैप्सूल ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस में एक हाइलोनेरेट कैप्सूल रहता है। ओके, कैप्सूल रहता है, उसको हाइलोनेरेट कैप्सूल बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ए में। तो ये जो हाइलोनेरेट स्ट्रेप्टोकोकस है ये बिल्कुल ह्यूमन हाइलोनेरेट इन जॉइंट टिश्यू उसके समान है, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। ये दोनों मॉलिकुलर मिमिक्री दिखाते हैं। कौन कौन? हाइलोनेरेट कैप्सूल ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस और ह्यूमन हाइलोनेरेट इन जॉइंट टिश्यू। तो वापस से एंटीबॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो इसी कारण एंटीबॉडीज जो बनी है फॉर दी अटैकिंग दी इन्फेक्शन, वही एंटीबॉडी अपने ही सिस्टम को भी डैमेज कर देगी। ओके, तो ये एग्जांपल से आपको ये लर्न कर लेने हैं, बड़े इजी है। देखो, सबसे पहले सेल वॉल पॉलीसैकेराइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस है, मतलब सेल वॉल जो है, सेल वॉल और कार्डियक वॉल्स ये मॉलिकुलर मिमिक्री दिखाते हैं। दूसरा मेम्ब्रेन एंटीजन और सार्कोलेमा ऑफ स्मूथ मसल ये दोनों मॉलिकुलर मिमिक्री दिखाते हैं। और तीसरा हाइलोनेरेट कैप्सूल और ह्यूमन हाइलोनेरेट इन जॉइंट टिश्यू ये दोनों मॉलिकुलर मिमिक्री दिखाते हैं। मतलब जो एंटीबॉडी बनी वो इन्फेक्शन को तो डैमेज करेगी, लेकिन उसी के साथ अपने ही बॉडी के सिस्टम्स को भी डैमेज करने वाली, जैसे कार्डियक वॉल, सार्कोलेमा और ह्यूमन हाइलोनेरेट इन जॉइंट टिश्यू। ओके, ये हो गए मॉलिकुलर मिमिक्री के बारे में। अब लीजेंस देखते हैं। अब देखो, मॉलिकुलर मिमिक्री होगी तो एंटीबॉडी डैमेज करेगी इन्फेक्शंस को भी और उसके साथ अपने सिस्टम्स को भी। तो कौन से सिस्टम्स? तो सबसे पहला सिस्टम देखते हैं अपन सीएनएस। सीएनएस में कौन सा? बेसल गैंग्लिया। ओके, सीएनएस में कौन सा? बेसल गैंग्लिया। तो एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी ने इन्फेक्शन को भी डैमेज कर दिया, लेकिन उसी के साथ एंटीबॉडी ने अपने मॉलिकुलर मिमिक्री की वजह से बेसल गैंग्लिया को भी डैमेज कर दिया। तो उसके वजह से क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? उसके वजह से क्लिनिकल फीचर आएगा, उसको नाम देते कोरिया। उसी का दूसरा नाम है सेंट विटस डांस। अब सेंट विटस डांस मतलब डांस, तो इसमें क्या होता है? इसमें एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट हो जाती है। ओके, एंटीबॉडी आई, सीएनएस ड्यू टू द मॉलिकुलर मिमिक्री सीएनएस के बेसल गैंग्लिया को भी डैमेज कर दिया, उसी की वजह से क्लिनिकल फीचर आया है कोरिया का, उसी को दूसरा नाम है सेंट विटस डांस। और इसमें क्या होता है? इसमें एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट रहते हैं। ओके, अब दूसरा लीजन देखते हैं जॉइंट्स का। अब एंटीबॉडी वापस से जो इन्फेक्शन के लिए बनी थी मॉलिकुलर मिमिक्री की वजह से वो जॉइंट्स को भी डैमेज कर देगी। अब जॉइंट्स में अगर डैमेज हो गया तो वो कॉज क्या करेगी? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या रहता है? अर्थराइटिस में मतलब इसमें पेन होता है जॉइंट में और इन्फ्लेमेशन रहती है। ओके, अर्थराइटिस मतलब पेन और इन्फ्लेमेशन, तो जॉइंट्स का अर्थराइटिस हो जाएगा। और एक और बात, ये जो अर्थराइटिस है माइग्रेटरी रहेगा। ओके, मतलब एक जगह नहीं रहेगा। मतलब आज अगर सपोज लोअर एंड ऑफ नी को है तो थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे अगले दिन अलग अलग पोजीशन रहेगी। ओके, जॉइंट और इन्फ्लेमेशन की, तो इसलिए इसको अपन माइग्रेट मतलब चलते रहता, माइग्रेट करते रहता, इसलिए अपन इसको माइग्रेटरी अर्थराइटिस बोलेंगे।
अब तीसरा जो कंडीशन है वो सबक्यूटेनस नोड्यूल, एंटीबॉडी बनी, वो इन्फेक्शन को भी डैमेज करा रही है, इन्फेक्शन को भी मार रही है, लेकिन उसी के साथ मॉलिकुलर मिमिक्री की वजह से सबक्यूटेनस नोड्यूल्स भी कॉज कर देगी। ओके, तो ये जो नोड्यूल्स बन जाएंगे, तो नोड्यूल्स मोस्टली कहाँ पे बनते हैं? एक्सटेंसर सरफेस ऑफ रिस्ट, एल्बो और नी। रिस्ट, एल्बो और नी के एक्सटेंसर सरफेस पे सबक्यूटेनस नोड्यूल्स बन जाएंगे। ओके, अब नोडल्स की अगर हिस्टोलॉजी देख लीजिए तो नोडल्स में क्या रहता है? सेंट्रल नेक्रोसिस। ओके, नेक्रोसिस दिखाएगा सेंट्रली, फिर उसके अराउंड एंटीशॉक सेल्स दिखाएगा, एंटीशॉक सेल्स में आगे है, मैं आगे बताऊंगा। और उसी और आउटर मोस्ट जो लेयर रहेंगी वो इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स कौन से रहते हैं? वही न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह वगैरह। ओके, जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करा देते हैं। तो ये अपने हिस्टोलॉजी हो गई नोडल्स की। बीच में दिखाएगा नेक्रोसिस, फिर उसके अराउंड दिखाएगा एंटीशॉक सेल्स, और उसी के अराउंड और आउटर मोस्ट जो लेयर रहेगी वो रहेंगी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स की। ये होगा सबक्यूटेनस नोडल्स के बारे में। और एक और बार, जो सबक्यूटेनस नोडल्स है वो लार्ज रहेंगे, टेंडर रहेंगे और पेनफुल रहेंगे। ओके, अब चौथा है इरिथेमा मार्जिनेटम। वापस से वही कंडीशन, एंटीबॉडीज़ बनी, इन्फेक्शंस को भी डैमेज करा रही है, लेकिन मॉलिकुलर मिमिक्री के साथ वो स्किन को भी डैमेज करा देगी, स्किन में वो कॉज करा देगी इरिथेमा मार्जिनेटम। ओके, इरिथेमा मार्जिनेटम ये क्या है? ये प्यूरेटिक रैश है। ओके, इरिथेमा मार्जिनेटम प्यूरेटिक रैश है और ये मोस्टली ट्रंक पे होती है। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया रूमेटिक फीवर के बारे में। अब देखते हैं रूमेटिक हार्ट फीवर के बारे में, सॉरी रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के बारे में। ओके, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ क्या है? सभी को पता है, रूमेटिक फीवर अगर क्रोनिक कंडीशन रही, ओके, क्रोनिक कंडीशन रहा आगे, मतलब रूमेटिक फीवर क्रोनिक मतलब आगे प्रोसीड करता रहा और लंबे टाइम तक रहा, तो ये कार्डियक को भी डैमेज कर देगी, कार्डियक लेयर्स को भी डैमेज कर देगी। उसी को बोलते हैं अपन रूमेटिक हार्ट डिसीज़। तो वही इसमें पता है, देखो ये अपना हार्ट है, हार्ट में 3 लेयर रहती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये आउटर मोस्ट है, ये मिडल लेयर है और ये इनर मोस्ट है, एंडोकार्डियम। तो इन तीनों का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन क्या रहता है? देखो, एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी इन तीनों लेयर्स को डैमेज करा देगी। ओके, फिर अब देखो एंटीबॉडी आई, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ये हार्ट के लेयर्स है, तीनों लेयर है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंडो, मायो और इपी। इसको डैमेज करा देगा एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी इन्फेक्शन को भी डैमेज करा देगा। अब एंटीबॉडी इन्फेक्शंस को ख़त्म कर देगा, इसके वजह से बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस कम हो जाएगा, इसके वजह से रूमेटिक फीवर रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, रिजॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब, और फिर एंटीबॉडी कम हो जाएंगे। एक बार इन्फेक्शन चला गया तो एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और इसका भी डैमेज कम हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है मतलब उसकी इम्यूनिटी कम है। अगर इम्यूनिटी कम है तो बार बार इन्फेक्शंस हो गए, और अगर बार बार इन्फेक्शन होने वाले हैं तो बार बार एंटीबॉडीज़ बढ़ेगी, और बार बार एंटीबॉडीज़ बढ़ेगी, वो इन्फेक्शन को तो निकाल देगी। ओके, लेकिन उसी के साथ वो इन लेयर्स को भी डैमेज करा देगी। ओके, तो बार बार डैमेज की वजह से इसको इन तीनों लेयर्स पे हो जाएंगे इन्फ्लेमेशन। ओके, इन्फ्लेमेशन हो गए, तो इन्फ्लेमेशन पे एक नया वीडियो बनाऊंगा मैं स्पेशल। तो अभी के लिए समझ लीजिए, इन्फ्लेमेशन होगा किसकी वजह से? इम्यून डैमेज की वजह से, वही एंटीबॉडी के डैमेज की वजह से। अब पहले देखते हैं, पहले इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डियम की, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन देखते हैं। तो इन्फ्लेमेशन आपको पता है हमेशा ITIS से ख़त्म होता है। ओके, तो पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन उसको बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है? पेरिकार्डियल लेयर डैमेज हो गई, बरोबर है। अब पेरिकार्डियल लेयर देखो, पेरिकार्डियल लेयर दो लेयर्स रहते हैं, एक विसरल लेयर जो कि अंदर के रहते हैं मतलब इनर, और पैराइटल लेयर मतलब जो आउटर रहती है। 2 लेयर रहते हैं, विसरल लेयर और आउटर लेयर, पैराइटल लेयर। ओके, तो इन दोनों, सपोज ये 2 लेयर है, अब क्योंकि डैमेज हो गया, अब देखो इनका डैमेज हो गया, अब डैमेज होने की वजह से ये डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया, तो इनकी ये विसरल लेयर और ये पैराइटल लेयर। ओके, तो इन डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो बाहर से ये ब्लड वेसल है, सपोज अभी दिखाता हूँ, ये ब्लड वेसल है, सपोज इस ब्लड वेसल में रहेगा फाइब्रिनोजेन, ये फाइब्रिनोजेन है। अब ये डैमेज हो गया तो फाइब्रिनोजेन ब्लड से अंदर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे फाइब्रिनोजेन एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही फाइब्रिनोजेन एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक और इजी डायग्राम बना देता हूँ। इस तरह से परमेबिलिटी बढ़ जाएंगी डैमेज होने की वजह से, और फाइब्रिनोजेन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, अब अगर फाइब्रिनोजेन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और जब हार्ट बीट करेगा, जैसे हार्ट बीट करेगा तो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे को रब होने वाली है, तो उसके वजह से क्या होगा, एक फ्रिक्शन कॉज होगा। फ्रिक्शन कॉज होगा क्योंकि यहाँ पे तो फ्लूइड रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे फाइब्रिनोजेन जमा हो चुका है। अब फाइब्रिनोजेन जमा होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फ्रिक्शन कॉज होगा, उससे अपने को एक रब करने की आवाज़ आएगी, तो उसी को बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल रब। ओके, पेरिकार्डियल रब होने वाला है।
और एक और, जब आप देखो ये एक बिल्कुल ब्रेड की तरह है, देखो ये एक ब्रेड का स्लाइस है, ये एक ब्रेड का स्लाइस है, और इसके बीच में पूरा फाइब्रोनिजन भर गया है। अब जैसे ही आप दोनों ब्रेड को ऐसे और यहाँ से ऐसा खोलते हो, एक दो दो ब्रेड के बीच में जैम या फिर ब्रेड, दो ब्रेड के बीच में अगर बटर, जैसे आप दो ब्रेड को ऐसा खोलते हो तो एक मतलब एक स्ट्रिंग्स की तरह दिखते हैं, है ना। तो जैसे ही आप दोनों लेयर्स को, ये विसरल लेयर और पैरेटल, जैसे आप खोलोगे तो एक बिल्कुल एक ब्रेड को जैसे खोलते हो उसी की तरह, ब्रेड और बटर को जैसी तरह से खोलते हो उसी की तरह दिखेगा, इसलिए अपन इसको ब्रेड बटर अपीयरेंस भी बोलते हैं। ओके, किसकी वजह से रहता है ये ब्रेड बटर अपीयरेंस? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनिजिन। और एक बार देखो रूमेटिक फीवर रिजॉल्व हो गया, रूमेटिक फीवर रिजॉल्व कैसे होगा? जो अपनी एंटीबॉडी बन गई, जो उसको मतलब एंटीबॉडी ने इन्फेक्शन को निकाल दिया, खत्म कर दिया, उसके वजह से क्या हो जाएगा? रूमेटिक फीवर रिजॉल्व हो जाएगा। अब रूमेटिक फीवर जैसे रिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद प्लाज्मिन जो रहता है, प्लाज्मिन लेयर्स में चला जाएगा, विसरल और पैरेटल लेयर्स के बीच में प्लाज्मिन चला जाएगा और पूरे फाइब्रोनिजन का डिजॉल्व कर देगा। उसके वजह से कोई आगे की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मतलब एक बार अगर रूमेटिक फीवर रिजॉल्व हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं, प्लाज्मिन अपने बॉडी में रहता है जो कि फाइब्रोनिजन को तोड़ देता है। प्लाज्मिन अंदर चला जाएगा पैरेटल और विसरल लेयर के बीच में और फाइब्रोनिजन को तोड़ देगा, उसकी वजह से आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ये होगा रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस के बारे में। अब देखते हैं रूमेटिक मायोकार्डाइटिस। ओके, मायोकार्डाइटिस मतलब मिडल लेयर, ओके, उसका इन्फ्लेमेशन हो गया। तो इसका मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है एशॉफ्स बॉडी। एशॉफ्स बॉडी क्या रहती है? देखो सबसे पहले एशॉफ्स बॉडी में क्या क्या रहता है, ये हिस्टोलॉजी में देखते हैं आप, है ना। तो एशॉफ्स बॉडी में सबसे पहले आपको बीच में दिखेगा सेंट्रल इओसिनोफिलिक कोलेजन, कोलेजन दिखेगा। उसके राउंड मतलब उसको चारों तरफ अराउंड दिखेंगे आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स, और उसके भी अराउंड आपको दिखेंगे एंटीशॉक सेल्स। तो इन सभी को मिला के बनता है एशॉफ्स बॉडी, और ये एशॉफ्स बॉडी मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है रूमेटिक फीवर के। अब एंटीशॉक सेल्स के बारे में बात करते हैं। एंटीशॉक सेल्स के, एंटीशॉक सेल्स ये एक लार्ज मोनोन्यूक्लियर सेल्स है। ओके, मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, ये बिल्कुल मैक्रोफेजेस की तरह है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब अगर एंटीशॉक सेल्स को आपने लॉन्जिट्यूडनली काटा तो उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल वो आपको कैटरपिलर की तरह दिखेगा। ओके, कैटरपिलर की तरह दिखेगा। अगर आपने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटा एंटीशॉक सेल्स का तो उसका क्रोमेटिन आपको कैटरपिलर की तरह दिखेगा, और वही अगर एंटीशॉक्स को आपने क्रॉस सेक्शन में काटा तो उसका क्रोमेटिन आपको आउल आई अपीयरेंस दिखाएगा। तो याद करना है आपको, लॉन्जिट्यूडनल काटा तो कैटरपिलर, क्रॉस सेक्शन काटा तो आउल आई अपीयरेंस। और एंटीशॉक सेल्स ये लार्ज मोनोन्यूक्लियर है और ये मैक्रोफेजेस की तरह फैगोसाइटिस करते हैं। ये हो गया। अब एशॉफ्स बॉडी मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? एशॉफ्स बॉडी मोस्टली लेफ्ट साइड पे रहती है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में रहेगी, लेफ्ट एट्रियम में रहेगी और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में रहेगी। ओके, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस अगर होता है तो मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ओके, और ये जो रूमेटिक मायोकार्डाइटिस है ये क्या है? एक्यूट कंडीशन में ये लेफ्ट वेंट्रिकल को लूज और फ्लैबी बना देती है, मतलब ये डेंजरस कंडीशन है, ये फैटल कंडीशन है। लूज और फ्लैबी लेफ्ट वेंट्रिकल को बना देगी। आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, और अगर ये लूज और फ्लैबी हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पाएगी तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। उसके वजह से कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और आगे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, तो एक्यूट कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल लूज और फ्लैबी करा देता है एक्यूट मायोकार्डाइटिस। ओके, और क्रोनिक कंडीशन में अपने को नेक्रोसिस दिखते हैं, नेक्रोसिस, फोकाई ऑफ नेक्रोसिस दिखेंगे मायोकार्डियम पे। ओके, क्रोनिक कंडीशन में। ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस पता है, एंडो मतलब अंदर की लेयर, सबसे अंदर की लेयर, और कार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ओके, एंडोकार्डाइटिस। ओके, तो एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन, उसको एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहले देखो एंडोकार्डियम में आपको पता है, ये सपोज ये एक ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम में क्या रहते हैं? इस तरह से वॉल्व्स रहते हैं, पता है ना। तो इस तरह से वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो इन वॉल्स पे, अब देखो इन्फ्लेमेशन हो रहा है एंडोकार्डियम का, मतलब इसका भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वॉल्स का भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो वॉल्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से एंडोकार्डियम और वॉल्स डैमेज हो गए। और डैमेज होने की वजह से क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस ये इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो देखो वॉल्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको बोलते हैं वेल्वुलाइटिस। अब वेल्वुलाइटिस में क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल और अदर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आ जाएंगे। अब ये एक और वैसी डायग्राम बना रहा हूँ एकदम, देखो ये है वॉल्व। अब ये वॉल्व में यहाँ पे डैमेज हो गया, सपोज यहाँ पे इस तरह से डैमेज हो गया। अब डैमेज होने की वजह से यहाँ पे सभी इन्फिल्ट्रेट्स, ये प्लेटलेट्स वगैरह, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट्स आ गए, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आ गए। तो ये देखो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये वेजिटेशन बन जाएगा। देखो इसके ये वॉल्व के ऊपर ये बन चुका है,
तो इसको बोलेंगे अपन वेजिटेशंस या फिर वेरिक्यूए, ओके, वेरिक्यूए या फिर वेजिटेशंस बोलेंगे इसको। ये वॉल्स के ऊपर रहता है। फिर जब हार्ट बीट करेगी, सपोज देखो ये वॉल्स है दो, ये एकदम इजी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये वॉल्स है सपोज। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेट जमा हो गए, ये वेजिटेशन जमा हो गए। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। अब कोलाइड करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों इन दोनों के कोलिजन्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरोजन हो जाएगा। किसका इरोजन हो जाएगा, एंडोथेलियल सेल्स का। एंडोथेलियल सेल्स का इरोजन हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा एंडोथेलियल सेल्स का। आपको पता है अब अगर एंडोथेलियल सेल का डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, फाइब्रिन आ जाएगा। तो समझ गए। ये देखो ये है, ये आ गए थे, ये थे वॉल्व के ऊपर था इन्फिल्ट्रेट पूरा, जिसको अपन वेजिटेशन बोलते हैं। अब इन दोनों का कोलिजन हो गया, उनकी वजह से क्या हो गया, डैमेज हो गया एंडोथेलियल सेल्स का। अब एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज होने की वजह से यहाँ पे फाइब्रिन का डिपोजिशन हो गया। अब फाइब्रिन का डिपोजिशन होने से ये और नैरो हो गई, ये जो ल्यूमेन हो गई ये और नैरो हो गई, ओके, मतलब ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। तो ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाएगा तो ये आगे कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है। तो जैसे ही फाइब्रिन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा तो किस तरह का अपीयरेंस देगा, ये फिश माउथ अपीयरेंस देता है, ओके। तो एकदम इजीली समझ जाना, समझ गए आप। देखो ये एंडोकार्डाइटिस हो गई। एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम में वॉल्स प्रेजेंट है। अब वॉल्स का क्या हो गया, डैमेज हो गया, उनका इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको बोलते हैं अपन वेल्वुलाइटिस। वेल्वुलाइटिस मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आ गए, प्लेटलेट्स आ गए, न्यूट्रोफिल्स आ गया वेल्व के ऊपर, ओके। ये जो सब कुछ ये वेल्व के ऊपर आ गया उसको अपन वेजिटेशन से भी वेरिक्यूए बोलेंगे। फिर आगे जैसे हार्ट बीट करेगी तो हार्ट बीट करने की वजह से ये वॉल्स एक दूसरे को कोलाइड हो गए। अब कोलिजन की वजह से क्या होता है, कभी कभी एंडोथेलियल सेल का डैमेज हो जाएगा, एपिथेलियल सेल्स का डैमेज हो जाएगा। अब एपिथेलियल सेल्स का डैमेज होने की वजह से यहाँ पे फाइब्रिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। देखो फाइब्रिन एक्यूमुलेट हो गई तो इसके ऊपर तो ये जो इन्फिल्ट्रेट बना था उसके ऊपर और फाइब्रिन का डिपोजिशन हो गया, मतलब ल्यूमेन और नैरो हो गई। तो उसके वजह से फिश माउथ का अपीयरेंस दे रहा है, ओके, ठीक है। तो यही है। अभी एक्यूट स्टेज अगर रही रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस की तो उसमें ओडेमा प्रेजेंट रहता है, एंटीशॉक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और वेजिटेशंस इओसिनोफिलिक, ओके। ये जो वेजिटेशंस जो आ गए थे ये सभी इस वेजिटेशंस ये इओसिनोफिलिक रहेंगे, ओके। एक्यूट स्टेज में ओडेमा प्रेजेंट रहेगा वॉल्स के ऊपर, एंटीशॉक सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। अभी मैंने बताया एंटीशॉक सेल्स को माइक्रोफेजेस की तरह मोनोन्यूक्लियर जाइंट मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, ओके, और फैगोसाइटोसिस का काम है। और वही अगर क्रोनिक कंडीशन चली एंडोकार्डाइटिस की, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस की क्रोनिक कंडीशन चली तो फिर एपिथेलियल सेल्स का डैमेज की वजह से फाइब्रिन डिपोजिशन की वजह से ल्यूमेन नैरो की वजह से यहाँ पे डिफ्यूज थिकनिंग हो जाएंगी वॉल्स की, मतलब वही ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो ये था पूरा बेसिक रूमेटिक फीवर के और रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के बारे में, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।